हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो है जापान। इससे पहले हम यूरोपीय संघ, आसियान, ब्रिक्स, रूस, चीन, भारत के बारे में जान चुके हैं। ठीक है ना। आपको दो टॉपिक बचते हैं, जापान और साउथ कोरिया। तो आज की इस वीडियो में हम जापान के बारे में जानने वाले हैं। सत्ता के नए केंद्रों के रूप में हम जापान को देखेंगे। ठीक है ना। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि सत्ता के नए केंद्र के रूप में हम जापान को क्यों लेते हैं। ठीक है ना। आपको ये बॉक्स में दे रखे दोनों टॉपिक, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको सिलेबस में भी दे रखा है ये। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि जो जापान है वो कहाँ पर लोकेटेड है वर्ल्ड मैप के अंदर। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर चाइना दिख रहा होगा, तो उसके नीचे आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो उसके आगे क्या है यहाँ पर, वो है जापान। ठीक है ना। ये जापान आपको दिख रहा होगा। तो आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर कि जो चाइना के नीचे जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आप देख रहे हो, तो पहले क्या था, कोरियाई प्रायद्वीप को कहा जाता था। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो अब क्या इसको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रूप में क्या विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है ना। तो ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कब डिवाइड हुए, तो ये आपका जो साउथ कोरिया वाला टॉपिक है उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है ना। अभी हमारा जो टॉपिक है वो जापान है, तो जापान को देखते हैं। ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक है जापान। ठीक है ना। तो उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने के लिए जापान का जो नाम है वो काफ़ी मशहूर है। ठीक है। जापान हाई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जाना जाता है। अब हम बात करें संसाधन की, तो आपको क्या लगता है जापान के पास काफ़ी संसाधन है? तो आपका आंसर होगा नहीं, जापान के पास काफ़ी कम संसाधन है। ठीक है। जापान के पास जो प्राकृतिक संसाधन है वो काफ़ी कम है। और जो करता है कच्चा माल वो आयात करता है अपने देश में, दूसरे देशों से मंगाता है अपने देश में। ठीक है ना। और क्या करता है कि कच्चा माल आयात करेगा अपने देश में, उसका सामान बना के वापिस के उन देशों में भेज देगा। ठीक है ना। ये इसकी खासियत है जापान की। आगे हम बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, प्रगति कर रहा है। ठीक है ना। और आप ये अच्छे से जानते हो कि दूसरे विश्व युद्ध के अंदर जापान का क्या हाल था। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। ठीक है ना। और इसका जो असर है हमें अभी तक जापान के अंदर देखने को मिलता है। जो जापान है वो एकमात्र ऐसा देश है जिसने क्या परमाणु बम को झेला है। ठीक है ना। और उसके बाद से, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो जापान है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ठीक है ना। तो क्लियर यहाँ तक। आगे हम बात करें तो जापान G7 के देशों में शामिल है, मतलब कि समूह 7 के देशों में शामिल है। ठीक है। यहाँ पर जो लाइन है, जो जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरे से बड़ी अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पे गलती से टाइप हो चुकी है। ठीक है। इसको इग्नोर करना आप। तो जो जापान है वो G7 के देशों में शामिल है। ठीक है। और एशिया में एकमात्र ऐसा देश है जापान जो कि इस ग्रुप में शामिल है। ठीक है। समूह 7 में शामिल है। अब बात आती है कि जो ग्रुप 7 है, जिस समूह 7 है, इसमें कौन कौन से देश है। ठीक है ना। वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें 7 देश शामिल है। तो कौन कौन से हैं? पहला है फ्रांस। ठीक है ना। पहला है फ्रांस, दूसरा है आपका यूनाइटेड किंगडम, और तीसरा है आपका यूएसए। आगे हम बात करें तो अगला आपका आता है जापान। ठीक है ना। जापान की हम बात करें तो जापान इसमें आता है, और बाकी आपका इटली है, जर्मनी और आपका कनाडा है। ठीक है ना। तो ये 7 देश इसमें शामिल है। ठीक है। इसमें शामिल कौन कौन से देश होते हैं? जो उन्नत अर्थव्यवस्था जिनकी होती है। ठीक है ना। तो वो देश इसमें क्या शामिल होते हैं। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं तो आबादी के लिहाज से विश्व में 11वां स्थान है किसका? जापान का। मतलब कि हम बात करें जनसंख्या के हिसाब से तो 11वें स्थान पर आता है। ठीक है ना, जापान। और आगे हम बात करें तो जापान परमाणु बम को झेलने वाला एकमात्र पहला देश है। ठीक है ना। और किसी देश ने क्या परमाणु बम की मार को नहीं झेला है, केवल जापान नहीं अभी तक परमाणु बम को झेला है। ठीक है ना। उसके बाद सब देख पा रहे होंगे कितनी तेज़ी से विकास कर रहा है। और यहाँ पर क्या भूकंप आए दिन आते रहते हैं। ठीक है ना। आप खुद भी देखते हो कि जो जापान है वो काफ़ी सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है। ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि जब भी कहते हैं तेजी से वो ग्रो कर रहा है। ठीक है ना इसके पास इतने संसाधन है, लिमिटेड अब इसके पास संसाधन है। ठीक है ना। आयात करता है दूसरे देशों से संसाधनों को, कच्चे माल को। तो तब भी क्या तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है ना। इसने परमाणु बम की मार को भी झेला है, मात्र पहला देश है। ठीक है ना। समझ गए यहाँ तक। आगे हम बात करें तो जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान करता है। ठीक है ना। और इस लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान करता है अपना। ठीक है ना। तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% योगदान कौन करता है? जापान करता है। ठीक है ना। तो इस लिहाज से वो दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाता है। और आगे हम देखें तो 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। ठीक है। आपको पता होगा कि जब इस पर के नाभिक के बम गिराए गए तो जो एरिया था वो जापान के अंडर में आ गया था। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो 1951 से क्या था, जापान का जो अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। और यहाँ पर आपको अनुच्छेद 9 के में कुछ बता भी रखा है जापान के संविधान के। ठीक है ना। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया है कि राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीकों का
तरीके का जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करेंगे। ठीक है, मतलब कि धमकी, हथियार वगैरह, बल प्रयोग करना, तो इसके लिए क्या त्याग करते हैं जापान के लोग। ठीक है ना, मतलब कि बातों के द्वारा जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं, युद्ध, उसको सुलझाने की ये कोशिश करते हैं। मतलब कि किसी भी तरह का बल प्रयोग ना करने की इन्होंने बल प्रयोग करने का इन्होंने त्याग करा है। ठीक है ना, इस अनुच्छेद के अनुसार इन्होंने बताया गया आपको। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और आगे हम देखें तो जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1%। ठीक है ना, मतलब कि जो जापान है वो सैन्य व्यय कितना करता है अपनी जीडीपी का, केवल 1%। ठीक है ना, मतलब कि अपनी जीडीपी में से वो केवल 1% है, ठीक है ना, उसका वो उस सैन्य व्यय में खर्च करता है। फिर भी क्या इसके 7वीं रैंक आती है अगर हम बात करें सैन्य व्यय के खर्च से। ठीक है ना, विश्व में अगर हम देखें कि कौन सा देश सैन्य व्यय पे कितना खर्च करता है, ठीक है, अपनी जीडीपी का, तो जापान इसमें क्या 7वें नंबर पर आता है। ठीक है ना, तो इसकी जीडीपी अच्छी होगी बाकी देशों के मुकाबले। ठीक है ना, जब भी तो क्या 1% खर्च करने पर भी 7वें नंबर पर ही आ रहा है। क्लियर यहाँ तक। आगे हम देखें तो 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, हम 2017 की बात करें तो जापान की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, और जापान 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन OECD, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा OECD। ठीक है ना, यहाँ पे तो ये राइट है, यहाँ पे आप इसको ये रोंगा तो मैं आपको बता दी सही क्या होगा, OECD मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, इसका इंग्लिश में हो जाएगा। और बाकी हिंदी में आपको याद रखना है तो क्या रखना है आपको कि आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन में क्या जापान 1964 में इसमें शामिल हो गया। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। तो ये था जापान के बारे में। ठीक है ना, आपको अपना जो फीडबैक है आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको जो आज की वीडियो थी कैसी लगी। ठीक है ना, तो हमारी जो आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरा यूज़र नेम है। ठीक है ना, आप इसको सर्च भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना, आपको कुछ भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है तो मेरे से यहाँ पर डायरेक्ट आप पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।